Hello and welcome. Today we are going to discuss about alienation of holding. Holding is the term that we have discussed in Land Revenue Act 1967 in section 4. And today we are going to discuss about the impact of alienation of holding. Especially we will discuss if this alienation happens by occupancy tenant. Occupancy tenant, as we have discussed before, that who is the occupancy tenant and how this right is acquired. So let us start. It is basically the transference or delivery of possession of some land. So alienation यानी कि हम कहते हैं ना alienate कर दिया, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया आपने अपना राइट, आपने उसकी पोजेशन किसकी, लैंड की, क्योंकि यहाँ पे हम लैंड की ही बात कर रहे हैं. An occupancy tenant may alienate this his holding to any person. अब है ना, ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है, जो काबज है, वो तो अपनी एडवर्स पोजेशन शो कर रहा है ना, विदाउट दी यू कैन से कंसेंट ऑफ लैंड लॉर्ड. व्हेन अ पर्सन इज ऑक्यूपाइंग सम लैंड, ही इज़ दी ऑक्यूपेंसी टेनेंट. इन बड़े सिंपल अगर अंदाज में बात करें, और वो कोई रेंट पे नहीं करता स्वाय रेट्स और सेसेस के या रेवेन्यू ऑफ सेड लैंड के. तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है वो अपनी होल्डिंग जो है वो किसी भी शख्स को दे सकता है, लेकिन लैंडलॉर्ड जो है, यानी जिसका उस ज़मीन पे जो ये कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन उस ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा काबज़ बैठा हुआ है, और उस काबज़ का राइट जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना, सेक्शन 5 स्पेशली के जो बताती है कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है वो कैसे होता है, जिसको हमने एग्जॉस्टिवली हमने उसको डिस्कस किया हुआ. तो लैंडलॉर्ड का लेकिन पहला राइट बनता है कि जब हर उस ज़मीन को, जिस ज़मीन को ऑक्यूपेंसी टेनेंट एलिनिएट कर रहा हो. सेक्शन 53 जो है वो एक जो एग्जॉस्टिव सेक्शन है विद रिगार्ड्स टू एलिनिएशन ऑफ लैंड, और वो इस सारे मामले को डिस्कस करती है. An occupancy tenant may transfer his right of occupancy by following ways: by sale, gift, or mortgage, including conditional sale or usufructory mortgage. Conditional sale or usufructory mortgage, and what is sale, what is gift, what is mortgage, we have discussed. You must have actually read it in Transfer of Property Act. So we are not going into that, क्योंकि फिर वो हम अपने ओरिजिनल टॉपिक से निकल जाएंगे. तो अगर आपने इनको दोबारा चेक करना है कि सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यूजुफैक्टरी मॉर्टगेज, कंडीशनल सेल क्या होती है, तो उसको आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की रेलिवेंट सेक्शंस पे आप उनको देख सकते हैं. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर जब एलिनिएशन ऑफ लैंड होती है? इट्स वेरी 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 इजी एंड इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. व्हेन एन occupancy tenant intends to alienate the right of occupancy, he will first serve a notice to the landlord through revenue officer. So not by himself, but through revenue officer, a notice will be served to landlord by occupancy tenant that he wants to alienate his right of such land, and shall not proceed with such transaction for 1 month. So 1 month is the waiting period, and this is must for occupancy tenant, because of course in 1 month he would arrange landlord, if he wants to purchase that right, he has to manage money और उसने वो सब काम करने होते हैं जो necessary works है. During such time landlord may purchase such right at the price fixed by revenue officer on the application submitted on this behalf. लैंडलॉर्ड ने जो है इस वक्त जो है वो उसने राइट जो फिक्स्ड प्राइस किसने करनी है, रेवेन्यू ऑफिसर ने जो करनी है वो देखें, इस सारे मामले में रेवेन्यू ऑफिसर का अगेन रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी ने वो प्राइस फिक्स करनी होती है उसी लैंड की जिस लैंड को ऑक्यूपेंसी टेनेंट बेच रहा होता है. और लैंडलॉर्ड के पास जो है ना वो ये चांस होता है कि वो उसी प्राइस पे उस राइट को परचेज कर ले, ताकि ऑक्यूपेंसी टेनेंसी जो है वो ख़त्म हो जाए. रेवेन्यू ऑफिसर शेल फिक्स द वैल्यू ऑफ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी विच इज़ मॉर्टगेज्ड
इन सच अ वे एज इफ इट वॉज नॉट मॉर्टगेज। अब अगर वही राइट जिसको ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है वो एलिनेट कर रहा है, अगर वो मॉर्टगेज हुआ हुआ है ऑलरेडी किसी के पास, किसी बैंक के किसी अथॉरिटी के पास या किसी एक शख्स के पास जो है वो मॉर्टगेज है, तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसका अंदाज़ा इस तरह से लगाएगा जिस तरह से वो मॉर्टगेज नहीं हुई हुई, यानी वो मॉर्टगेज वाली जो रकम है उसको नहीं देखेगा कि वो कितनी रकम के अगेंस्ट वो मॉर्टगेज हुई हुई है, उसने अपनी प्राइस उस पर बतानी है। क्योंकि हो सकता है मॉर्टगेज वो बहुत ज़्यादा वैल्यू के लिए की गई हो, बहुत अनइक्वल वैल्यू के लिए की हो, तो फिर तो मतलब जो लैंड लॉर्ड है वो उसको कैसे पे करेगा। तो रेवेन्यू ऑफिसर ने वही मालियत रखनी है जो बग़ैर मॉर्टगेज के उस ज़मीन की मालियत होगी। रेवेन्यू ऑफिसर शेल फिक्स द वैल्यू ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी विच इज़ मॉर्टगेज इन सच अ वे एज इट वॉज नॉट मॉर्टगेज। Such land shall be deemed to have been purchased when landlord deposit the fixed amount to revenue officer within stipulated time. On the payment of the price, the right of occupancy shall be deemed to be finished. वो फिर right of occupancy, it will be finished, it will be extinct, and revenue officer may put the landlord in possession on application made in this behalf. So he will get the possession of the said land. Occupancy tenant will be no more. Why? Because that right of occupancy has now been purchased by landlord. Why? Because he has paid such price in that stipulated time which revenue officer has already fixed. So this is the procedure we are talking about under section 53. If right of occupancy has already been mortgaged, then such land will be transferred unencumbered as the amount will be utilized for the mortgage. यानी अगर किसी mortgage यानी किसी बंदे को mortgage की गई है तो जितने पैसे पहले उसने पे किए होंगे रेवेन्यू ऑफिसर को वो लैंड परचेज करने के लिए, वो पहले उस मॉर्टगेज को हटाने में लगेंगे। इन केस ऑफ नो सच इनकम्बरेंस ऑन डायरेक्शंस ऑफ कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, द रेवेन्यू ऑफिसर विल पे द अमाउंट टू द टेनेंट। इन केस ऑफ एनी सच चार्ज आफ्टर सेटिस्फाइंग द सेम बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, द बैलेंस ऑफ द अमाउंट विल बी गिवन टू द टेनेंट। देखिए ना, अब अगर जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, अगर कोई ऐसा मॉर्टगेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर किसी और कोई क्लेम्स हैं या कोई और चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस को सेटिस्फाई करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वही आपने टेनेंट को, वही रेवेन्यू ऑफिसर टेनेंट को देता है। और इस सूरत में अगर कोई मसला सिविल कोर्ट में गया हुआ तो सिविल कोर्ट के डिसीजन तक वो पैसे जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो रिटेन कर लेता है अपने पास, वो फिर किसी को नहीं देता जब तक इस सिविल कोर्ट का या किसी और कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ का उस वक्त उस एलिनिएशन के बारे में कोई डिसीजन ना आ जाए, या उस लैंड की कोई अगर कोई इसमें और कोई मसला है तो उस मसले के हल पर जितने पैसे लगेंगे वो पैसों के बाद जो बाकी प्राइस है पैसे हैं वो टेनेंट को जाएंगे, लेकिन प्राइस वही होगी जो रेवेन्यू ऑफिसर ने फिक्स की होगी। If there are several landlords of such tenancy, then any of them will be deemed to be landlord for such purpose. यानी अगर उस एक ज़मीन की जिसके ऊपर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बहुत सारे लोग उसके वो हैं दावेदार हैं, बहुत सारे लोग उसके लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन उसमें से कोई एक लैंडलॉर्ड अप्रोच करता है तो फिर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जाहिर बात है फिर उसी को मिलेगा, उन सारों को तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो जॉइंटली नहीं आ रहे, वो एक अकेला आ रहा है एक बंदा। या अगर सारे भी आते हैं तो इस सेक्शन के मुताबिक फिर ये फ़र्क आ जाता है ना कि अगर सारे भी आते हैं तो एक कोई उसमें लैंडलॉर्ड है जो उसमें जो उसकी प्राइस जो पे करता है स्पेशली वही उसको ये मिलता है। प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट, नो सूट शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट्स कमिटेड ऑन दिस बिहाफ बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। अगेन ये गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है। नथिंग शैल प्रिवेंट एनी पर्सन हु हैज़ राइट टू हैव परचेज मनी to recover it from any such person to whom revenue officer had paid। याद रख लें कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर गलती से किसी को, जो कि अगेन वही वाली बात जो पिछली हमने सेक्शन से पढ़ा था, दे देता है तो रेवेन्यू ऑफिसर या गवर्नमेंट के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उस शख्स के खिलाफ आप केस कर सकते हैं जिस शख्स के पास ये पैसे चले जाए। सेक्शन 55 से 56 अगेन सेक्शन 55 को हम देखते हैं पहले। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में ऑल्सो बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट बट नोटिस ऑफ सच इंटेंडेड सेल शैल बी गिवन टू द लैंडलॉर्ड। तो ये याद रखना है कि अगर किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर के तहत किसी ऑक्यूपेंसी टेनेंट की राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ख़त्म हो रही है तो उस सूरत में भी सबसे पहले
बजाय उसको नीलाम करने के वो पहले लैंडलॉर्ड को इंटीमेट करें कि भाई ये एक राइट है जो कि ख़त्म हो रहा है, तो तुम इसको आके ले लो. Even at the day of the sale of such land, if the landlord pays 20% of the highest bid, ये जब उसकी बिडिंग हो रही है 20% हाईएस्ट बिड का लैंडलॉर्ड पे करता है, तो वो सारी नीलामी तो रुक जाती है और लैंडलॉर्ड को वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिया जाता है. इससे आप ये भी समझ लेंगे लैंडलॉर्ड को कितना प्रोरोगेटिव है इसमें. इसको सबसे पहले उसको हर तरह से उसको इंटीमेट पहले किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि वो वही लैंडलॉर्ड ले ले. लेकिन अगर वो लैंडलॉर्ड ना ले तो सेक्शन 56 के मुताबिक कोई और बंदा जो अगर वो राइट लेता है तो फिर यही समझा जाएगा कि वो जो ऑक्यूपेंसी राइट है वो कंटिन्यू कर रहा है उस शख्स के पास. तो ये असल में आपको ये समझ आ जाएगी कि अगर ऑक्यूपेंसी टेनेंट अपनी राइट को एलिनिएशन यानी कि अपना जो लैंड को एलिनिएट कर रहा है, तो उस सूरत में लैंडलॉर्ड के पास क्या राइट्स आते हैं और वो सारा प्रोसीजर क्या है, तो हमने वो सारा पढ़ा. और आप देखें कि किस तरीके से ये पूरा एक्ट बार बार टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप को ही एक्सप्लेन कर रहा है मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में. सो आई होप दिस होल प्रेजेंटेशन वॉज फ्रूटफुल एंड you may ask me any question if you don't understand. Thank you.